दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना जरूरी है वो है ब्लू कार्ड। अब ब्लू कार्ड होता क्या है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, नौकरी के तलाश में हैं और आप यूरोपियन कंट्री में जाकर काम करना चाहते हैं और आपके मन में अगर दुविधा है कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है और वर्क परमिट क्या होता है, तो आज का इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ओपन वर्क परमिट क्या है और वर्क परमिट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ दोनों वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ता है, कौन इसमें एलिजिबल है, क्या प्रोसेस होता है, कितना दिन का समय लगता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा वीज़ा में जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपके मन में भी ये दुविधा, ये क्वेश्चंस रहा होगा तो इस वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों। मुझे पता है आपका भी डाउट था होगा कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है और वर्क परमिट क्या होता है, तो पहले ये जो डाउट था उसको क्लियर कर देते हैं। ओपन वर्क परमिट का मतलब है जब आप वर्क परमिट में जाते हैं और आप कोई भी एम्प्लॉयर के साथ में, यानी कोई कंपनी के साथ में कोई टाई अप नहीं है, आप कहीं भी जाके कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। मसलन समझने की बात यह है, अगर आप कंपनी ए के साथ 3 घंटा काम किए, फिर कंपनी बी के साथ जाके 4 घंटा काम कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, आपकी मर्जी है। आपको यहाँ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको कंटिन्यूसली एक ही कंपनी में काम करना है। आप एक कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते, ये आपको कोई नहीं बोल सकता। वर्क परमिट में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं एक कंपनी के साथ, आपको कंटिन्यूसली जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उतने दिन तक आपको काम करना ही है दोस्तों। तो ये दोनों वीज़ा में डिफरेंस होता है, यानी दोनों परमिट में। क्लियर हो गया? हालांकि आप दोनों वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब जो वीज़ा आपका वैलिडिटी जो 1 साल पहले 2 साल का मिलता है, राइट, 12 महीना से लेकर के 24 महीने तक पहले वाला वीज़ा मिल जाता है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों। एक्सटेंड कर सकते हैं कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए, अप टू 5 साल तक आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं या पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपका 6ठा साल शुरू होता है दोस्तों, या 6वां साल में आप चले जाते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए। हालांकि सिटीजनशिप लेने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है। अगर आपका भी सपना हो कि जा करके यूरोप यानी क्रोएशिया में आपको पीआर लेना है या वहाँ का सिटीजनशिप लेना है, वहाँ का बासिंदा बन जाना है, वहाँ का रेसिडेंट बन जाना है, तो आपको मिनिमम 6 साल वहाँ पर रहना होगा। 5 साल में पीआर मिल जाता है, 6 साल में आपको रेसिडेंट परमिट यानी कि वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। अब बात करते हैं कि वहाँ जाने के लिए कौन एलिजिबल है, यानी कि कौन सा जॉब का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं जाके चला जाऊँ, काम मिल जाएगा, तो हर किसी को काम नहीं मिलता है। हर एक कंट्री का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। और बात करें क्रोएशिया का, तो क्रोएशिया में जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब है वो है मेसन, यानी कि जो घर वर बनाते हैं, मेसन। दूसरा है कुक्स, यानी जो खाना बनाते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, क्योंकि टूरिज्म प्लेस है। तीसरा है मेटल फैब्रिकेटर, जो मेटल का काम करते हैं। चौथा है स्टील फिक्सर, जो बिल्डिंग में जो काम करते हैं ना, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा काम मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है, अगर आपको ट्रक चलाना आता है, या हॉक्स जो होता है जो बड़ा ट्रक होते हैं, अगर वो चलाना आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अगला है वेटर्स, जो खाना सर्व करते हैं, जो होटल मैनेजमेंट किए हो ना किए हो डजंट मैटर, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहता है वो है वेल्डर्स का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का ज़्यादा काम रहता है। तो कंस्ट्रक्शंस में दोस्तों वेल्डर का बहुत बड़ा वाइटर रोल होता है, तो वेल्डर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, चाहे वो किसी भी या टिग मिग जो भी हो, सभी का डिमांड रहता है।
इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जॉब रहते हैं, बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट जॉब रहते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको 6-7 जॉब बताया ये हर एक समय डिमांड में रहता है दोस्तों। सैलरी की बात कर लेते हैं कि ये सारा जॉब मैंने जो बताया इसमें एवरेज सैलरी कितना रहता है, तो बता दूं आपको 650 से लेकर के 950 इन बिटवीन जो एवरेज सैलरी है दोस्तों इतना रहता है। ये डिपेंड करेगा आपका पोजीशन, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, उस हिसाब से आपका सैलरी निर्धारित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन वर्क परमिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ओपन वर्क परमिट में आपको पासपोर्ट चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना जरूरी है कि आप अपने आप को क्रोएशिया में कम से कम 1 महीने के लिए आप खुद सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, आपका एकेडमिक यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, और सबसे आखिरी में पीसीसी चाहिए। और यही सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वर्क परमिट में भी चाहिए, लेकिन वर्क परमिट में आपको वहाँ पर यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है, या बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक ही चीज़ जो डिफर है दोस्तों वो है बैंक स्टेटमेंट का। ओपन वर्क परमिट में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, वर्क परमिट में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद अगर हम बात करें वर्क परमिट का, तो वर्क परमिट में आपको एक ऑफर लेटर चाहिए यानी कॉन्ट्रैक्ट लेटर फ्रॉम द कंपनी, वर्क परमिट, ठीक है, इंश्योरेंस कॉपी चाहिए, इंश्योरेंस कम से कम 2 से 2.5 वीक का होना चाहिए, फ्लाइट टिकट का आइटिनरी चाहिए, पीसीसी चाहिए, ओरिजिनल आपका जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए, पासपोर्ट का ओरिजिनल चाहिए, यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं चलता है, ठीक है। और जो भी आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको VFS जाना है या एम्बेसी जाना है, जहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। इंडिया में तो VFS है, हालांकि दोहा कतर में अगर जाते हैं आप तो डायरेक्टली आप एम्बेसी में जाकर के सबमिशंस कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट की बात करें तो ओपन वर्क परमिट सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्सेप्ट वर्क परमिट, और आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तब भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपन वर्क परमिट में आप जाते हैं तो आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। ये सब होने के बाद आपका वीजा स्टाम्पिंग होकर के आ जाता है, ठीक है दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना जरूरी है वो है ब्लू कार्ड। अब ब्लू कार्ड होता क्या है, जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं आपको ब्लू कार्ड का कैटेगरी में रखा जाता है, आप ले सकते हैं ब्लू कार्ड मतलब, ठीक है। ब्लू कार्ड का मतलब होता है एक बार अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है दोस्तों तो आप किसी भी यूरोपियन यूनियन में जाकर काम कर सकते हैं, और क्रोएशिया भी ब्लू कार्ड के पार्ट में आता है, ठीक है। पहले नहीं था लेकिन अब आ चुका है। तो अगर आप क्रोएशिया में हैं, 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं और आपको ये डाउट था कि ओपन वर्क परमिट और वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा परमिट में जाना चाहिए, शायद अब तक आप डिसाइड कर लिए होंगे। मेरा माने या मुझे पूछें तो मैं कहूँगा कि भाई ओपन वर्क परमिट में ना जाके जो रेगुलर वर्क परमिट में जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि अभी जो है समय ज़्यादा लग रहा है। जब आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए तो ये लगभग 3 से 5 महीना का समय पूरा लगता है दोस्तों। वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं शुरू से लेके आखिर तक का प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। जब से आप प्रोसेस चालू करते हैं वीजा स्टाम्पिंग तक का कम से कम 4 से 6 महीना का समय लग जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।